हेलो गाइस, वेलकम टू दी एजुकेशन। अब तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट फर्स्ट। तो अब देखो, एसिड एसिड ग्रीक्स ने एक लेटिन वर्ड से डिराइव किया है जिसका मतलब होता है सार, सार या फिर खट्टा। ठीक है ना। तो मतलब सारनेस ही एसिड है। अगर हम अपने डेली बेसिस पे एक एग्जांपल देखें तो अगर आप नींबू को काट कर चखेंगे तो एक अजीब तरीके की झंझनाहट होगी या फिर खट्टापन आएगा। ठीक है ना। तो वो एसिड होगा। और अगर एग्जांपल देखें तो अपना कर्ड हो गया, ठीक है, दही हो गया। ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने एक नई ब्रांच बना दी सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशन के ऊपर। ह्यूमन बींग्स की एक आदत है रही है कि वो अपने आसपास के चेंजेस को ऑब्जर्व करके नई नई ब्रांचेस बनाता गया और जिसके कारण साइंस डेवलप होता गया। ठीक है। तो अब देखो, एसिड हमसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर टर्म है। एसिड हम एज अ टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हैं। एसिड अटैक आपने सुना होगा। और उससे भी ज़्यादा आपने फैमिलियर टर्म सुनी होगी, एसिडिटी। ठीक है ना। तो एसिडिटी में क्या होता है कि हमारे पेट में जलन होती है अगर हम रात में कुछ तीखा या फिर खट्टा खा के सो गए, ज़्यादा पानी ना पिए के। ठीक है ना। तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, या तो बेकिंग सोडा लेते हैं या तो हम कोई एंटा एसिड लेते हैं। क्या होता है, एंटा एसिड होता है जो कि हमको एसिडिटी से राहत दिलाता है। आप इसके वर्ड से ही देख सकते हैं, एंटी एसिड। ठीक है ना। मतलब कि ये एसिड से हमको राहत दिलवाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, एंटा एसिड जैसे अपना डाइजीन हो गया। ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। अब देखो, बेसिस एसी जैसे कि एसिडिटी को एंटासिड ने क्या किया कि न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि व्हेन टेकन टुगेदर एसिड एंड बेसिस टेंड टू नलीफाई और न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अगर हम एसिड और बेसिस को साथ में लेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर ख़त्म कर देंगे, एक दूसरे का इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो वैसे ही हमने देखा था एसिडिटी के केस पे कि अगर एसिडिटी के केस पे हम एंटा एसिड मतलब कि बेस ले लेंगे तो वहाँ पे एसिडिटी का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें तो अगर +5 और -5 है, इनको देखें तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब कि +5 और -5 क्या हो जाएगा, जीरो। तो वैसे ही क्या करेगा, एसिड एसिड को आप प्लस मान सकते हैं, बेस को माइनस मान सकते हैं। तो प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही एसिड और बेसिस में भी होता है। एसिड और बेसिस क्या करेंगे, एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है ना। तो अब एसिड प्लस बेस न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है ना। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि केवल कोई सब्सटेंस एसिड ही हो सकता है या फिर बेस ही हो सकता है, और ना तो नॉर एसिड हो सकता है नॉर बेस हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ही में एसिड भी हो वो और बेस भी हो। तो ऐसा होता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं जो कि होता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन आपको 10th बोर्ड में 1 मार्क में पूछ सकता है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो आपको क्या लिखना है कि द सब्सटेंसेस विच कैन बिहेव्स एज एन एसिड एज वेल एज बेस। तो क्या होगा एम्फोटेरिक सब्सटेंस में कि वो सब्सटेंस एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी। ठीक है ना। तो ये हो गया एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अगर अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एसिड है कि बेस है तो उसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे आर द सब्सटेंस यूज टू आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। कि इंडिकेटर्स को यूज करके हम क्या करेंगे कि कौन कितना एसिड है या फिर कौन बेस है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हम कुछ इंडिकेटर्स पढ़ लेते हैं। तो अब देखो, इंडिकेटर्स नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल मतलब कि जो घर पे मिल जाते हैं, एटमॉस्फेयर मतलब कि अपने नेचर पे मिल जाते हैं। तो अब जैसे टर्मरिक हो गया, टर्मरिक तो अपने घर पे ही मिल जाती है। ठीक है ना। लिटमस लिटमस क्या होता है, ये लाइकेन से बनी होती है। लाइकेन से बनी होती है मतलब कि नेचर में मिल जाती है अपनों। सिंथेटिक सिंथेटिक यानी हम खुद से बनाते हैं। ठीक है ना। तो मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया। ठीक है ना। ऑल्फैक्ट्री ऑल्फैक्ट्री यानी क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाना। जहाँ पे भी ऑल फैक्ट्री वर्ड है ना, ये आपके बायो में भी है। तो जहाँ पे भी ऑल फैक्ट्री वर्ड है मतलब कि वहाँ पे स्मेल की बात हो रही होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्मेल चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये अभी तो हमने देख लिया इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स देख लिए, लेकिन हम इसको एसिड और बेसिस पे अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये कॉन्सेप्ट अरेनियस ने दिया था। ठीक है ना। पहले हम एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंस विच फर्निश एच पॉजिटिव आयन। एसिड क्या है, कौन से सब्सटेंस है जो एच पॉजिटिव आयन फर्निश करेंगे। मतलब कि
डिजॉल्व इन वाटर, जब हम किसी एसिड को पानी में डालेंगे ना, अगर वहाँ पे H पॉजिटिव आयन निकल रहा है, H पॉजिटिव आयन निकलेगा मतलब वहाँ पे क्या है, एसिड है। अगर आपको पता लगाना है कि हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उस सॉल्यूशन के ऊपर बर्निंग कैंडल रख देंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे पॉप साउंड होगा, ठीक है ना। तो मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना। तो क्या हो गया अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड में, कि एसिड आर द सब्सटेंस विच फर्निश H पॉजिटिव आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, एच सी एल एच प्लस सी एल, यहाँ पे हमको क्या मिला, हाइड्रोजन आयन मिला, ठीक है। हाइड्रोजन आयन मिला मतलब कि यहाँ पे एसिड है, ठीक है ना। जहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन फर्निश होता हो दिखता है, तो वहाँ पे क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, H2SO4। H2SO4 को जब हम पानी में डालेंगे, तो क्या होगा, H+SO4 इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, और जो H मिल गया मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ये एसिड हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल एसिड की। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिस को देखो, बेसिस आर द सब्सटेंस विच फर्निश OH नेगेटिव आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब हम डिजॉल्व करेंगे किसी बेस को वाटर में, तो क्या होगा कि वहाँ पे OH नेगेटिव आयन यहाँ पे फर्निश होगा, ठीक है ना। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हो गया अपना NaOH, ठीक है ना। हमने पिछले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट में भी पढ़ा था कि ये क्या है, एक बेस है, ठीक है ना। तो अब देखो, बेस अगर NaOH को हम वाटर में डिसॉल्व कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये Na+OH में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। Na+OH, यहाँ पे OH आयन फर्निश हो रहा है वाटर को डिसॉल्व करने में, वाटर में डिसॉल्व होने में, ठीक है ना। जहाँ पे भी OH नेगेटिव आयन फर्निश हुआ, मतलब वहाँ पे बेस है, ठीक है ना। तो ये हो गया एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो पहले हम देख लेते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज। तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, सारे इकट्ठे होते हैं टेस्ट में। जैसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जब इस बच्चों को हमने नींबू खिलाया, तो क्या इसको मज़ा आ गया, मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट था, खट्टा टेस्ट था, ठीक है ना। तो और देखो, कॉजेज कोरोजन, क्या कोरोजन का कॉज करेंगे, अगर हम इनको अपनी बॉडी में डालेंगे ना, तो क्या करेंगे, अपनी बॉडी को जला देते हैं, ठीक है ना। और ये मेटल्स का भी कोरोजन करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इनकी बहुत सारी रिएक्शंस है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, ये सब मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट में समझा चुका हूँ, तो आप जाइए और जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इन एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये अगर एक्वस सॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं एसिड्स, ठीक है। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वे टेस्ट के होते हैं। अब इस बच्चे के रिएक्शन से ही आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, बेसिस बीटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं, ठीक है ना। ये इन एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड और बेसिस में एक कॉमन चीज़ होती है कि दोनों एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। ये स्लिपरी होते हैं, क्या होते हैं, सोपी एंड स्लिपरी। जैसे आप देखते होंगे सोप जो स्लिपरी होती है, ठीक है ना, तो क्या होते हैं, सोपी एंड स्लिपरी होते हैं, जनरली फिसलते हैं, ठीक है ना। और ये जो बेसिस होते हैं, इनको हम सोप में भी, ठीक है ना, सोप बनाने में। तो ये भी हम पढ़ेंगे, एक सॉल्ट वाला पार्ट है पूरा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम देख लेते हैं एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक एसिड होते हैं, फिर नेचर में पाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर मिनरल एसिड होते हैं, ये जनरली हम खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये दो टाइप के एसिड हो गया। अब हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल देख लेते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि अपना एक हो गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर पे होता है। ये जो ये साथ में एग्जांपल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ठीक है ना। एसिटिक एसिड में विनेगर हो गया, एस्कॉर्बिक में आंवला हो गया, लैक्टिक में कर्ड हो गया। तो क्या होता है, अपना दूध फट जाता है अगर बहुत देर तक हम ऐसे खुले पे छोड़ दें, तो ठीक है ना, तो वही होता है लैक्टिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जब हमको चींटिया या फिर बी स्टिंग हो जाता है, तो हम कुछ इरिटेशन टाइप की होती है, तो वहाँ पे फॉर्मिक एसिड रिजेक्ट होता है, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड हो गया, लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है। टार्टरिक एसिड टेमरिंड, टेमरिंड होता है इमली, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनच और टमाटो, ठीक है ना। तो ये क्या, स्पाइनच होता है अपना पालक, और टमाटो होता है टमाटर, मतलब टमाटर, ठीक है ना।
तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और में होता है, और मैलिक एसिड एप्पल पे होता है, और एक और एसिड है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किस में होता है? प्रोटीन्स में होता है। ठीक है ना। ये तो हो गए एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है। तो विच विटामिन इज फाउंड इन एबेंडेंट इन आंवला? हम आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है एबेंडेंस में? ठीक है ना। तो कौन सा होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवला में एबेंडेंस में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। क्या है अपना? विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड? कौन सा एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है? जब भी हमने एग्जांपल्स पढ़े थे ना ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के जो एग्जांपल्स पढ़े थे वो वीक एसिड होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है ना। तो अब हमको बताना है कि कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और मेलिक एसिड। ये किसके एग्जांपल है? ऑर्गेनिक एसिड के। ठीक है ना। मतलब कि नाइट्रिक एसिड क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें सही आंसर क्या है? नाइट्रिक एसिड। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ठीक है ना। अब हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बेसिसिटी और प्रोटिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक है ना। कि बेसिसिटी क्या होती है एसिड की? तो देखो इट इज़ अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस फर्निश्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन एन एक्वस मीडियम। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन फर्निश होंगे। किसमें? केवल एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन आयन फर्निश हुए हैं, वो होता है बेसिसिटी या फिर प्रोटिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक है ना। और किसमें? एक्वस मीडियम में। ये ध्यान रखना है कि जो H पॉजिटिव आयन किसी मॉलिक्यूल से फर्निश होंगे वो एक्वस मीडियम में होंगे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिसिटी और प्रोटिसिटी ऑफ एन एसिड। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अपना एग्जांपल है HNO3, H+NO3। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं? ये HNO3 एक पूरा मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है ना। अपना HNO3 पूरा पूरा मॉलिक्यूल हो गया। जब ये एक्वस मीडियम में इसको डाला, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया हमको, एक ही हाइड्रोजन मिला और NO3 मिल गया। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश बाय वन मॉलिक्यूल इन एक्वस मीडियम, ये अपनी डेफिनेशन थी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने? वन है। तो HNO3 मॉलिक्यूल था। जब उसको पानी में डाला तो वो डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन प्लस NO3 में, और हाइड्रोजन कितने फर्निश हुए हैं? वन। मतलब कि इसकी बेसिसिटी प्रोटिसिटी कितनी है? वन है। जितने हाइड्रोजन आयन फर्निश होंगे उतनी ही होगी बेसिसिटी या फिर प्रोटिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे H2CO3 हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए H2CO3 ये अपना एसिड हो गया। जब इसको हमने पानी में डाला तो क्या हुआ कि ये डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन प्लस। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और CO3 में जब ये डिसोसिएट हुआ तो ये जो हाइड्रोजन है ना, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे फर्निश हुए हैं? टू हाइड्रोजन। यहाँ पे टू हाइड्रोजन फर्निश हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे बेसिसिटी या फिर प्रोटिसिटी कितनी है? टू है। ठीक है ना। जितने हाइड्रोजन आयन फर्निश होंगे उतनी बेसिसिटी या फिर प्रोटिसिटी होगी। ठीक है ना। अब देखो HCl एसिड हो गया। जब इसको हमने पानी में डाला तो H+Cl, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन और क्लोरीन में डिसोसिएट हो गया। और अब देखो जब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयन फर्निश हो रहे हैं? ओनली वन हाइड्रोजन आयन फर्निश हो रहे हैं, मतलब कि इसकी बेसिसिटी या फिर प्रोटिसिटी कितनी है? वन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर बोर्ड, मतलब कि ये बेसिसिटी और प्रोटिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे बोर्ड और NTSC दोनों में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। कि द बेसिसिटी और प्रोटिसिटी ऑफ एन एसिड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल फॉर्मूला। अब हमने देखा था कि जैसे HNO3 था, तो जब हमने इसको एक्वस मीडियम में डाला था तो H+NO3 यहाँ पे मॉलिक्यूल साइड पे भी ओनली वन हाइड्रोजन था, और जब इसको डिसोसिएट हुआ तो उधर साइड भी केवल वन हाइड्रोजन। जैसे देखिए HNO3। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला और NO3 निकली। रिएक्टेंट साइड में केवल एक हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी एक हाइड्रोजन है, तो वन वन दोनों साइड है। ये हमने बता दिया कि बेसिसिटी या फिर प्रोटिसिटी हो गई। और अब दूसरा देखो H2CO3 और 2H+CO3, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल साइड भी दो हाइड्रोजन थे, और ठीक है ना, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी डिसोसिएट होने के बाद दो हाइड्रोजन हुए। तो अब ये आपको इससे क्या समझ में आ रहा होगा कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में है उतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में होंगे। ये यही कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसा जनरली नहीं होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑन द बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है ना। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जिनमें मॉलिक्यूल साइड और
प्रोडक्ट साइड जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट यही बोला कि द बेसिसिटी और प्रोटीसिटी ऑफ एन एसिड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखो H3PO3 क्या होता है, ये फॉस्फोरस एसिड होता है, ठीक है ना। और दूसरा है H3PO3, H3PO3 क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो जब इसको हमने पानी में डाला H3PO3 को, ठीक है ना, तो H3PO3 को जब हमने पानी में डाला तो ये डिसोसिएट हुआ 2H प्लस HPO3, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल साइड पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। मतलब कि दो रिएक्टेंट साइड पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, कि यहाँ पे दोनों साइड पे इक्वल नहीं होंगे। अब देखो H3PO3 जब हमने डिसोसिएट करवाया 2H प्लस H3PO3 निकला, तो डिसोसिएट होने के बाद एक हाइड्रोजन क्या है, PO3 के साथ चला गया है, ठीक है ना। इसीलिए क्या हमको केवल 2 ही हाइड्रोजन फर्निश होते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस आयन। अब इसी का एक एग्जांपल देखते हैं जो कि फॉस्फोरिक आयन होता है। इसमें PO4 था, इसमें PO3 था, इसमें PO4 है, ठीक है ना। जब हमने इसको डिसोसिएट करवाया तो हमको 3 मॉलिक्यूल साइड भी 3 हाइड्रोजन है और रिएक्ट प्रोडक्ट साइड भी 3 हाइड्रोजन है। मतलब कि यहाँ पे दोनों तरफ 3 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक दोनों अलग हैं, ठीक है ना। फॉस्फोरस क्या होता है, H3PO3 होता है, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक होता है H3PO4। और H3PO3 को जब हम पानी में डिजोल्व कराएंगे तो डिसोसिएट होगा 2H, हमको H3PO3 में केवल 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और H3PO4 में हमको 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया इन टेस्ट योर बोर्ड के लिए। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिसिटी और प्रोटीसिटी ऑफ एन एसिड के ऊपर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और डाइप्रोटिक। डाइप्रोटिक मतलब कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। अगर ट्राइप्रोटिक होता तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकलते, ठीक है ना। तो अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब H2SO4 को हम डिसोसिएट कराएंगे पानी में डाल के तो हमको क्या मिलेगा, H2 प्लस SO4। H2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब कि ये डाइप्रोटिक है। अब फॉस्फोरिक एसिड अभी हमने पढ़ा था कि H2PO4 को जब हम पानी में डालेंगे तो हमको मिलेगा H3 प्लस PO4। 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, मतलब कि क्या है, ये ट्राइप्रोटिक है, मतलब कि ये तो डाइप्रोटिक नहीं हुआ। अब फॉस्फोरस को हमने देखा था, फॉस्फोरस एसिड को जब हम H3PO3 को पानी में डालेंगे तो किस में टूटेगा, H2 प्लस HPO3 में। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, मतलब कि फॉस्फोरस एसिड पे क्या हो गया, डाइप्रोटिक हो गया। कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो क्या होगा, H2 प्लस CO3 में टूट जाएगा जब पानी में डालेंगे। तो H2 हमको 2 हाइड्रोजन मिल गया, मतलब कि ये डाइप्रोटिक हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, P और R और S, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया अपना B, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। हमने देखा था इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच इंडिकेटेड द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ एन सब्सटेंस, ठीक है ना। तो ये हमको बताते हैं कि कौन एसिड है या फिर कौन बेस है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं, पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स में देख लेते हैं। लिटमस, जब हम एसिड को लिटमस में डालेंगे ना तो लिटमस का कलर जो है चेंज हो जाएगा, लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर जहाँ पे भी ब्लू से रेड होता हुआ लिटमस चेंज दिख जाए वहाँ पे मतलब एसिड डाला हुआ है, ठीक है ना। तो लिटमस में अगर हम एसिड लिटमस में डालेंगे तो क्या होगा, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है ना। टर्मरिक, अगर हम एसिड टर्मरिक मतलब कि हल्दी, अगर हम हल्दी के ऊपर कोई भी एसिड डालेंगे ना तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी कलर ना तो कलर चेंज होगा ना तो स्मेल चेंज होगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया नेचुरल इंडिकेटर। अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर देख लेते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में अपना पहला है मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज का जो फॉर्मूला है अगर आपको याद करना है तो करिए, नहीं तो ये तो अभी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो एसिड क्या करेगा, अगर हम मिथाइल ऑरेंज के ऊपर एसिड डालेंगे ना तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रेड और पिंक दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना। रेड या फिर डार्क पिंक में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड चेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज रेड टू पिंक, मतलब मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर से रेड या फिर पिंक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिनोफ्थलीन देख लेते हैं। फिनोफ्थलीन क्या होता है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, हम एसिड डालेंगे ना तो यहाँ पे जो फिनोफ्थलीन का कलर होता है ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इंडिकेटर्स। एक और है अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मैंने बोला था, ऑल्फैक्टरी क्या होते हैं,
जहाँ पे स्मेल होती है, स्मेल क्या हो जाएगी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में स्मेल चेंज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले तो अगर ओनियन और वेनिला लेना ना, अब वेनिला लेंगे, अगर हम एसिड डालेंगे उनके ऊपर, उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, अलग तरीके की हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इंडिकेटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, कैसे हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन एसिड इज स्लोली एडेड टू वाटर, एज रिजल्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो डाइल्यूशन में क्या होगा कि जब हम एसिड को वाटर में डालेंगे, ठीक है ना, स्लोली स्लोली मतलब कि आराम से डालेंगे, इकट्ठा डालेंगे, तो क्या होगा कि एसिड क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, तो क्या होगा, एसिड उछल के बाहर आ जाएगा और आपके हाथ हाथ पे पड़ सकता है और आपको आपकी स्किन को जला भी सकता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, स्लोली स्लोली डालेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब हम डालेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हमने देखा था कि एसिड क्या कैरी करता है, हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन फर्निश हो रहा है मतलब कि एसिड है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम तो नहीं होंगे, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे कहीं पे रेत पड़ी हुई है, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर पानी डालेंगे, तो पहले तो रेत इकट्ठी थी, अगर हम पानी डालेंगे तो रेत चारों तरफ बिखर जाएगी। पहले वो क्या था, उसका वॉल्यूम कम था, वो बिल्कुल थोड़े से क्वांटिटी में थी, थोड़े से क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी लेकिन उतने एरिया में थी। जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए इतने एरिया में अपने रेत थी। ठीक है ना, अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट ऐसे बिखर जाएगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए पहले इसका इतना ही वॉल्यूम था, इतना ही एरिया था, लेकिन इसका एरिया बढ़ गया, लेकिन लेकिन जो इसकी क्वांटिटी क्वांटिटी तो सेम ही रही, जो क्वांटिटी है चारों तरफ फैल गई। ठीक है ना, मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन डिक्रीजेज, हाइड्रोजन एटम का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रेते का वॉल्यूम कम हो जाएगा अगर वो चारों तरफ बिखर जाएगी। ठीक है ना, तो वो केवल थोड़े थोड़े पार्ट हमको चारों तरफ दिखेंगे। तो वैसे ही क्या होगा, हाइड्रोजन भी वो जो वाटर के थोड़े थोड़े पार्ट में बिखर जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो यही होता है अपना डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। ठीक है ना, तो यही होगा अपना डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। अब देखो, एक ही क्वेश्चन आता है कि टू डाइल्यूट एन एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर इज एडेड टू एसिड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, टेंथ बोर्ड के लिए, कि हम हमेशा एसिड ही डालते हैं वाटर में। ठीक है ना, और और हम एसिड जो है वाटर में नहीं डालते हैं। ठीक है ना, सॉरी सॉरी, हम क्या करते हैं, एसिड वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर एसिड में डालते हैं। ये क्यों करते हैं, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर देखते हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या करता है, डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अगर आप घर पे भी करोगे तो हमको क्या करना है कि एसिड को स्लोली स्लोली डालना है। अगर आप इकट्ठा डाल के देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्या होगी, यहाँ पे हीट बाहर आएगी, साथ में एसिड भी बाहर आ जाता है इकट्ठा डालने पे, और आपका जो है स्किन जल सकती है। ठीक है ना, तो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कि हीट बाहर निकलेगी, ये यही बोल रहा है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड, अगर वाटर को डालेंगे कंसनट्रेटेड एसिड में, क्या होगा, क्या है, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। ठीक है ना, और बर्न भी कॉज कर सकती है। क्या बोल रहा है कि जनरेटेड में कॉज मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। क्या होगा, स्प्लेश आउट मतलब कि बाहर आ जाएगा एसिड, और बर्न भी कॉज कर सकता है, जला भी सकता है हमको। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि when the acid is added to water, जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि स्लोली स्लोली ऐड करते हैं, साथ में स्टिर स्टिर मतलब एक छोटी सी पाइप ले लेंगे या फिर चम्मच ले लेंगे, उससे आराम आराम से उसको स्टिर करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि कांस्टेंट स्टिरिंग से ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी और एसिड बाहर नहीं आएगा, तो हम जलेंगे भी नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसिड वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर एसिड में डालते हैं। ये तो हो गया अपना डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड को टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए बेसिस के पार्ट में। ठीक है ना, तो पहले हम देख लेते हैं एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। हमने देखा था एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड में क्या था कि जो हाइड्रोजन आयन फर्निश करता है वो क्या करता है, होता है एसिड। तो बेसिस क्या होते हैं, जो ओ एच निगेटिव आयन, जो ओ एच निगेटिव आयन फर्निश करेंगे वो क्या होते हैं, बेस होते हैं अपने। ठीक है, तो bases are the substance which furnish OH negative ion when dissolved in water, they are then they are termed as bases। तो जब हम बेसिस क्या करेंगे, वाटर पे डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे OH निगेटिव आयन हमको फर्निश होता हुआ दिख जाएगा, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि ये बेस है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जैसे NaOH। NaOH को जब हम पानी में डालेंगे तो किस में टूट जाएगा, Na+OH में टूट जाएगा। अगर यहाँ पे OH निगेटिव आयन फर्निश हो रहा है मतलब कि यहाँ पे क्या है, बेस है ये। और दूसरा एग्जांपल KOH। KOH को अगर हम वाटर में डालेंगे तो K+OH में डिसोसिएट हो जाएगा और हमको K अलग मिल जाएगा, OH अलग मिल जाएगा। OH हमको मिला है, OH निगेटिव आयन मिला है, मतलब कि ये क्या है, बेस है। ठीक है। और एक हो गया अपना MgOH होल ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, होल ट्वाइस नहीं है, ठीक है। MgOH ट्वाइस को अगर हम डिसोसिएट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, Mg+OH। OH आयन फर्निश हुआ है मतलब कि ये क्या है, बेस है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया एरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहले हमने देख चुका है कि बेसिस बीटा टेस्ट के होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सोपी एंड स्लिपरी होते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब बेसिस भी दो टाइप के होते हैं, जैसे एसिड भी दो टाइप के थे ना, कि एक मिनरल एसिड हो गया, एक वीक एसिड हो गया जो नेचर में मिलता है, नेचुरल एसिड। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये बेसिस भी दो टाइप के होते हैं। एक हो गया अपना एल्कली। एल्कली देखो क्या होता है, ये बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फर्निश OH निगेटिव आयन। क्या होता है, एल्कली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, अगर हम वाटर में डाल देना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगर वाटर में डाला है मतलब कि वहाँ पे OH निगेटिव आयन फर्निश होने चाहिए। ठीक है ना। अगर OH निगेटिव आयन फर्निश हो रहा है मतलब कि वो एल्कली है, और जो एल्कली होते हैं वो बेसी होते हैं। ये पूछ सकता है ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल द एल्कली आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली। सभी बेसिस एल्कली क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है ना। तो एल्कली क्या होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। कुछ एग्जांपल्स NaOH KOH। ठीक है ना। अब दूसरा है बेसिस बट नॉट एल्कली। बेसिस तो होते हैं लेकिन नॉट एल्कली, एल्कली नहीं होते हैं, क्योंकि एल्कली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और बेसिस नॉट एल्कली मतलब कि ये जो है सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर में। तो बेसिस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड फर्निश OH पॉजिटिव, OH निगेटिव आयन। अब बेसिस तो OH निगेटिव आयन फर्निश करेंगे ही, लेकिन वहाँ पे सॉल्युबल नहीं होंगे। वो क्या होंगे, बेसिस बट नॉट एल्कली। एग्जाम्पल हो गया अपना CO MgOH2 LaCl। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है ना। हमने पढ़ा बेसिसिटी या फिर प्रोटिसिटी ऑफ बेस। उसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड बाय मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो वन मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन आयन फर्निश होते हैं, वही होती थी उसकी बेसिसिटी। अब हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ OH पॉजिटिव निगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है ना। फर्निश्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन बेस। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि कितने OH निगेटिव आयन फर्निश होते हैं, किसमें से, एक मॉलिक्यूल के बेस, एक बेस के मॉलिक्यूल से। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं अपना, NaOH हो गया अपना। ठीक है। जब NaOH को हम वाटर में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Na+OH। जहाँ पे हमको कितने OH निगेटिव मिल रहे हैं, एक, मतलब कि इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है ना। KOH हो गया तो K+OH, जब हमको KOH को K+OH में ये डिसोसिएट हो जाएगा तो हमको K+OH मिल जाएगा। तो OH कितने मिल रहे हैं, केवल एक मिल रहा है, मतलब कि इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है। प्लस MgOH2, जब इनको डिसोसिएट करेंगे वाटर में तो क्या मिलेगा हमको, Mg+OH। ठीक है। OH कितना मिला है, 1, मतलब कि इसकी भी एसिडिटी हो गई 1। तो ये तो हो गया एसिडिटी ऑफ एन बेस। अब हम पढ़ लेते बेस के इंडिकेटर के बारे में। हम एसिड के बारे में तो पढ़ चुके थे, अब हम बेस में पढ़ लेते। पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर में आ जाएगा लिटमस। हमने एसिड में देखा था क्या होता है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो वैसे ही उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे कि बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है। ये तो लिटमस की बात हो गई। अब टर्मरिक। टर्मरिक में क्या होगा कि जब टर्मरिक, जैसे आप देखते होंगे जब हमारे कपड़ों में टर्मरिक गिर जाती है, हल्दी गिर जाती है, जब हम सोप से साफ करते हैं, सोप क्या होता है, बेस होता है, तो हमको रेडिश ब्राउन कलर, वो जो टर्मरिक होती है रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। तो तो बेस होती है। तो इस तरह अगर टर्मरिक के ऊपर बेस गिराएंगे तो क्या होगा कि इसका कलर, टर्मरिक का कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर देख लेते हैं। अपना मिथाइल ऑरेंज हो गया। बेसिस चेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू येलो। मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है येलो में चेंज हो जाएगा अगर हम बेस डालेंगे उसमें। ठीक है ना। फिनोफ्थलीन, हमने एसिड में देखा फिनोफ्थलीन का कलर चेंज ही नहीं होता, लेकिन इसमें फिनोफ्थलीन का कलर पिंक में चेंज है। ठीक है। अब हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर देख लेते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, अगर हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के ऊपर बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल पूरी वेनिसेस हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में ओनियन हो गया, वेनिला हो गया। जब हम सोप सॉल्यूशन है, फिर सोप सॉल्यूशन हो गया और डिटर्जेंट सॉल्यूशन, जब हम ओनियन या फिर वेनिला के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा कि उनकी स्मेल पूरी चली जाएगी, वेनिस हो जाएगी। ठीक है ना। उनकी स्मेल या फिर ऑर्डर पूरी चली जाएगी।
तो ये तो हो गया बेसिस के इंडिकेटर के बारे में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन बेसिस, ठीक है ना, कि वाई डज स्टेन ऑफ टर्मरिक ऑन वाइट क्लॉथ टर्न रेडिश ब्राउन व्हेन ट्रीटेड विद सोप। अभी हमने देखा था कि जब हमारे क्लॉथ में क्या टर्मरिक गिर जाती है, जब हम उसको सोप से साफ करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। अब इसमें पूछ रहा है क्यों हो जाती है। तो अब देखो, सोप क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है ना। जब बेसिस जो है बेस जो है टर्मरिक के साथ रिएक्ट करता है तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इसमें भी हमको यही रीज़न लिखना है कि बेसिस बेसिस टर्न टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। तो वैसे ही सोप्स आर आल्सो बेस। तो व्हेन दे रिएक्ट विथ टर्मरिक तो दे चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन, ऐसा हमको आंसर लिखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इम्पार्ट कलर ऑफ फिनोफ्थलीन। अब हमको एक क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है जो चेंज कर लेगा फिनोफ्थलीन का कलर। अब हमने देखा था कि एसिड जो है फिनोफ्थलीन का कलर चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे बेस ही करेगा। तो अब देखो, HCl क्या होता है, एसिड होता है। H3PO3 हमने क्या देखा था, ये है फॉस्फोरिक, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ये क्या करेगा, ये भी एसिड होता है। अब विनेगर हमने देखा था, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड, एप्पल विनेगर, ठीक है ना। तो ये सब तो अपने एसिड हो गए। हमको तो ये नहीं पता कि ह्यूमन ब्लड क्या है, हमने तो टेस्ट नहीं किया, या फिर हमने तो उसका कोई सैंपल टेस्ट नहीं किया कि वो क्या है, एसिड है फिर बेस है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, HCl भी बेस हो गया, H3PO3 भी बेस हो गया, एप्पल विनेगर ये भी बेस हो गया, ठीक है ना। तो अब हमको अपने कॉमन सेंस से कह देना होगा कि ह्यूमन ब्लड जो है ये है अपना बेस, ठीक है ना। तो मतलब कि ये क्या करेगा कि ये फिनोफ्थलीन का कलर चेंज कर देगा, और किस कलर में चेंज करेगा, पिंक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब ह्यूमन ब्लड फिनोफ्थलीन में गिरेगा तो फिनोफ्थलीन का कलर किस कलर में चेंज होगा। तो हमको क्या बोलना है, पिंक कलर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।